Good evening, students. Today we are going to start your chapter 11. We have started, but from second topic we will be starting today. In the previous video, हमने कहाँ तक देखा था? हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनके डीएनए को हम चेंज करते हैं और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में उन्हें डाला जाता है, ये हमने देखा था। और होस्ट ऑर्गेनिज्म में उनको इंसर्ट करने का मतलब उनके अंदर हमने जीन ट्रांसफर किया। फिर हमने ये भी देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन origin of replication, that means good evening everyone, I hope you are able to listen to me. So this is chapter 11 and we have started with the gene transfer introduction of this chapter, with the definition of biotechnology and few more terms like recombinant DNA technology हमने previous video में देख लिया था, gene cloning, gene transfer ये हमने देखा था। origin of replication हमने ये देखा था कि प्लाज्मिड में एक साइट होती है, एक जगह होती है जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर कोई भी डीएनए का पीस उसके साइड में लेफ्ट और राइट जगह लगा रहता है तो वो आराम से क्या हो जाता है, कॉपी बन जाते हैं उसके। एंड इसी को क्लोनिंग भी कहते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स में उसको फॉरेन डीएनए को डालने का ये एम भी यही है कि उसकी कॉपीज बने। अब हमारे पास एक वेक्टर भी होता है प्लाज्मिड जिसे कहते हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहला जो बनाया गया था वो 1972 में बनाया था, और जिसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हमने क्या रिलीज किया था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से वी हैव रिलीज्ड द antibiotic resistance gene and we have transferred that antibiotic resistance gene in the E. coli. तो एक ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकालकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना, ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो मैंने बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उस वाले बैक्टीरियम में से निकालकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो उसके डीएनए में होती है उसको निकालकर हमने सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने ये किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलाया था, उनका नाम है स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्रोमोसोमल डीएनए निकाला जिसके अंदर पर्टिकुलर जीन्स थी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देती हैं किसी बैक्टीरिया को, और उनको इन्होंने एक प्लाज्मिड में डाला। प्लाज्मिड इज व्हाट? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में उसे अटैच किया और उस प्लाज्मिड को जो चेंज हो चुका था जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई थी उसको इन्होंने फिर ई कोलाई में डाल दिया। तो दे हैव मेड वन रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली हैविंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बट सैल्मोनेला से ले ली उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब हम अगर ये देखें कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो उनके स्टेप्स क्या होते हैं, तो these are 3 steps, these are very important, first, second and third. एंड व्हाट आर दी? सबसे पहले हम किसी भी फॉरेन डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। जब हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सैल्मोनेला की डाली है ई कोलाई में, तो हमारी अगर उससे हम इसे कंपेयर करें तो उसके लिए हमारी डिजायरेबल जीन क्या थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सेकंड क्या हुआ? हमने द सेकंड स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अभी सी आइडेंटिफाइड डीएनए को यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हमें होस्ट में डालना पड़ेगा, और होस्ट हमारे लिए क्या है? फॉर अस होस्ट इज ई कोलाई। ई कोलाई में डाल रहे हैं हम। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, अब एक बार होस्ट में ये पड़ गया है तो इसके बाद हम इसका मेंटेनेंस रखेंगे, वी विल बी मेंटेनिंग इट इन द प्रोजेनीज। प्रोजेनीज में ये क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। नाउ वी विल बी मूविंग टू द मेंटेनेंस। कैसे करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी में अगर चला जाए इसका डीएनए, यही होता है मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट। नाउ कमिंग टू द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब हम वैसे तो अपनी प्रीवियस वीडियो में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स देख चुके हैं, बट वो हमने किसी एक्सटर्नल साइट से पढ़े थे। एंड ये क्या है? these are what? These are the tools which are given and which are according to NCERT and same है, but हमें क्योंकि
अपनी एनसीईआरटी से क्या होना है, थोरो होना है। इस वजह से मैं ये वीडियो दोबारा एनसीईआरटी से बना रही हूँ कि टूल्स क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो आप देख सकते हो कि टूल्स जो होते हैं उनमें सबसे पहला टूल जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी एंजाइम होती हैं? 1963 में दो एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल थी रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। सबसे पहले दो ऐसी एंजाइम 1963 में रिलीज करवाई गई जो क्या है, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी और वो इकोलाई नाम के बैक्टीरिया से रिलीज करवाई गई थी। वन ऑफ दीज एडेड टू, उनमें से एक का काम था मिथाइल ग्रुप ऐड करना डीएनए के ऊपर, और दूसरे का काम था कट करना डीएनए। दोनों का काम अलग था। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइल ग्रुप ऐड करती थी पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पे, और दूसरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पे कट प्रोड्यूस करती थी। कॉमन क्या था कि ये ऐसी एंजाइम्स थी जो डीएनए को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। एंड द लेटर वाज कॉल्ड, जो कट प्रोड्यूस करती थी उसको, दूसरी वाली एंजाइम को, कटिंग वाली एंजाइम को कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि वो डीएनए के बीच में कट प्रोड्यूस कर रही थी। तो इंटरनल न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज मींस एनी एंजाइम व्हिच इज ब्रेकिंग एंजाइम एज, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर रही है, इसलिए न्यूक्लिएज। अब हम देखते हैं कि इसके इकोलाई में से तो ऐसी दो एंजाइम्स निकाली गई, बट सबसे पहली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ढूंढी गई वो क्या थी? वो थी हिंड सेकंड, एंड जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड होती थी स्पेसिफिक डीएनए जो ये पहचानती थी, और उसे आइसोलेट करा गया, कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद। तो ये डिस्कवर तो हो गई थी, बट उसका आइसोलेशन और उसका कैरेक्टराइजेशन 5 साल लग गए। एंड इट वाज फाउंड, और क्या पता लगाया गया कैरेक्टराइजेशन करके, कि हिंड जो आपकी जो एंजाइम है हिंड सेकंड, ये हमेशा डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट प्रोड्यूस करती है, और स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो 6 बेस पेयर का होता है डीएनए में, ऐसे सीक्वेंस को ये पहचानती है। इन सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की, चाहे हिंड सेकंड हो चाहे इकोलाई की कोई एंजाइम्स हो, इन सबका एक कॉमन बात था कि ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके ही कट, और वो भी पर्टिकुलर एक ही जगह ये कट प्रोड्यूस करती थी स्पेसिफिक मैनर में। ये बहुत स्पेसिफिक थी। एंजाइम वैसे भी स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब एंजाइम बायोकैटलिस्ट होती हैं, और स्पेसिफिक होने का मतलब इनका खुद का जो सबस्ट्रेट होगा ये उसके लिए पर्टिकुलर होगा, किसी भी अदर, उसके अलावा किसी और अदर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होंगी और ना उन्हें ब्रेक करेंगी। तो ये स्पेसिफिक होती है अपने सबस्ट्रेट के लिए। अब बिसाइड हिंड सेकंड के अलावा अब हमें आज 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसी डिस्कवर हो चुकी हैं, और जो कि 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज में से रिलीज करवाई गई हैं, और जो हर एक का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है। And next paragraph we are discussing now. We are understanding what the NCERT is saying line by line so that it will be understood. Now we will be looking at next paragraph, the convention for naming these enzymes. enzyme को नेम कैसे किया जाता है? जो फर्स्ट लेटर होता है एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो जीनस के नाम से आता है। जैसे अगर एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई से कोई एंजाइम निकाली जाएगी तो उसका जो जीनस का नाम है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिया जाएगा उस एंजाइम को नाम रखने के लिए। जैसे इको आर1 नाम है एंजाइम का, तो उसका ई जो आया है वो एस्चेरिचिया से आया है। सेकंड के 2 लेटर्स कहाँ से आते हैं? स्पीशीज के नाम से आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं मोस्टली बैक्टीरियल, जहाँ से ये निकाली जाती हैं। तो यहाँ CO आया है कोलाई से, तो सेकंड 2 लेटर्स कहाँ से आते हैं? स्पीशीज से। आर आया है कैपिटल आर, दिस इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेन RY, and 1 is coming from the 13th letter. So this is the first enzyme with 13th letter, or this is the first enzyme which was discovered from the E. coli. Now coming to the next page of this chapter. तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जाम्पल देख रहे हैं, उनके नेमिंग देख रहे हैं, नेमिंग कैसे करनी है हमें। एंड अभी यहाँ पर हमारा है कि स्ट्रेन के नाम से आया R, एंड रोमन नंबर जो उसके नेम के में आ रहा है वो उसका ऑर्डर है जिसमें वो एंजाइम निकाली है। मतलब फर्स्ट एंजाइम थी, सेकंड एंजाइम थी, 13th एंजाइम थी, कौन सी वो एंजाइम थी। नाउ कमिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंगिंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएसेस।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पार्ट है एक बड़ी एंजाइम के ग्रुप का जिनका नाम है न्यूक्लियसेस, डीएनए तोड़ने वाली या न्यूक्लिक एसिड ब्रेकिंग एंजाइम का एक पार्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये दो तरीके की होती हैं न्यूक्लियसेस, एक्सो न्यूक्लियसेस में एक्सो वर्ड मेन है, एंडो न्यूक्लियसेस में एंडो वर्ड मेन है, क्योंकि न्यूक्लियसेस तो कॉमन वर्ड है और न्यूक्लियसेस का मतलब है डीएनए ब्रेक होना। नेक्स्ट, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। हर न्यूक्लियस डीएनए का इंस्पेक्ट करती है, लेंथ को पूरा उसको जांचती है, एंड उसको जब अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां पर वो बाइंड हो जाती है डीएनए के दोनों तरफ और कट कर देती है दोनों स्ट्रैंड्स को डबल हेलिक्स को स्पेसिफिक पॉइंट पे। नीचे एक डायग्राम दिया है जिससे आप ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ, किस तरह वो सीक्वेंस पहचानती हैं और उन्हें कट प्रोड्यूस करती हैं। और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसकी वजह से जब वो कट कर लेती हैं तो रिकॉग्नाइज करती हैं स्पेशल सीक्वेंसेस को जिनको कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस को स्पेशली बोला जाता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस डीएनए में। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है विच इज द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कैसे वो कट प्रोड्यूस कर रही है। So there are two types of DNA which are shown here. तो यहाँ पर आप देख रहे हो रेड कलर का एक डीएनए है और एक ब्लैक कलर का डीएनए है, और वो दोनों रेड और ब्लैक डीएनए के अंदर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, जो एक में व्हाइट से लिखे हैं एक में ब्लैक से लिखे हैं। तो सीक्वेंसेस सेम है, GAATC, दूसरे वाले में भी GAATC, और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है एक एंजाइम के जिनका नाम है EcoR1। तो EcoR1 इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानती है और इस पे G और A के बीच में कट प्रोड्यूस करती है जिससे डीएनए ओपन हो जाता है। From the yellow color you can see that this sequence has been cut, और येलो कलर क्या दिखा रहा है कि दोनों के अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर सीक्वेंस होने की वजह से वो आपस में क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब बाइंड हो गया है तो दिस इज व्हाट बिकमिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट इज अ न्यू काइंड ऑफ डीएनए विच इज फॉर्म्ड आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डीएनए, एक रेड डीएनए और एक ब्लैक डीएनए, दोनों जुड़े हैं जिससे कि ये नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, जिसमें से कोई भी एक इनमें से पर्टिकुलरली फॉरेन जीन होगी, मतलब जो हमारी डिजायरेबल जीन है, और दूसरी इसमें वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो कि वेक्टर की तरह काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है। तो आपका ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है 11.1 कि ये शो कर रहा है स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। EcoR1 को यूज करके किस तरीके से हमने एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटा दो डिफरेंट डीएनए में, और उनको कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनाकर उनको जब पास रखा तो दे गेट पेयर्ड विद ईच अदर, एंड लास्ट में लाइगेज एंजाइम ने उन्हें सील भी कर दिया। तो दिस इज द सिंपल थिंग which is the steps how recombinant DNA is made, new DNA is made. Then हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, व्हाट आर पैलिंड्रोम्स। यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है पैलिंड्रोम्स की, दैट इज इंग्लिश में भी आपको आते हैं ये ऐसे वर्ड्स जो दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ पे दिया हुआ है दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स which that form the same word when read from both forward and the backward। अगर हम इन्हें आगे से पीछे की तरफ पढ़ें और अगर हम इन्हें पीछे से आगे की तरफ पढ़े, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड या फिर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड पढ़े, तो ये वर्ड सेम बनता है। तो ऐसे लेटर्स को ही पैलिंड्रोम्स कहते हैं। ऐसे अगर किसी वर्ड में कोई लेटर्स इस तरह से अरेंज है, ये मलयालम इसका एक एग्जाम्पल है, एक कॉमन सा वर्ड है मलयालम, तो इसको चाहे आगे से पीछे पढ़े चाहे पीछे से आगे पढ़े मलयालम बनेगा, बोथ द डायरेक्शंस। एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में भी ऐसे ही सीक्वेंस होते हैं बेस पेयर्स के, ठीक है। यहाँ पे तो ये इंग्लिश का वर्ड था मलयालम, बट हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस में डीएनए में भी ऐसे सीक्वेंस पाए जाते हैं जो दोनों स्ट्रैंड पे सेम रीड होते हैं अगर उन्हें पढ़ा जाए तो। नेक्स्ट में आपको पैलिंड्रोम का एग्जांपल भी दे रखा है, यू कैन सी द GAATTC वाला जो सीक्वेंस है वो भी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो रीडिंग इज केप्ट सेम, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स 5' to 3'। जब इस वाले सीक्वेंस को हम पढ़ रहे हैं
जो 5' to 3' पढ़ा जा रहा है, और अगर उसको नीचे वाले भी में भी हम 5' to 3' पढ़े, जैसे ये जो सीक्वेंस दिया है यहाँ पर, इसे मैं 5' to 3' मतलब 5' से 3' तक पढ़ूं तो क्या निकल के आता है सीक्वेंस, GAATT और C। और इसी को मैं नीचे वाले स्ट्रैंड में भी 5' to 3' पढ़ूं तब भी यही निकल के आएगा, GAATTC। तो यानी ऐसे सीक्वेंसेस डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाते हैं। और ऐसे ही सीक्वेंसेस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती हैं, कट करती हैं दोनों अपोजिट स्ट्रैंड में। यहाँ पर जो पीछे हमने डायग्राम में देखा वो G और A के बीच में कट प्रोड्यूस कर रही थी, जिससे कि एक जिगजैग सीक्वेंस हमें मिल रहा था, और जो डीएनए था वो जिगजैग फॉर्म में कट हो रहा था, स्टिकी एंड बना। But between the same two bases on the opposite strands it cut, and this leaves the single stranded portions at the end. End पे थोड़े थोड़े single stranded, जब G और A के बीच में कट हो गया और इधर भी, तो ये जो AATT वाला पोर्शन है दोनों तरफ, वो क्या हो जाएगा, वन पेयर्ड रह जाएगा। इसी को बोला है सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाएंगे एंड पे। एंड ऐसी स्ट्रैंड्स को जिनमें ओपन सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स उन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। They're called sticky ends. क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर स्टिकी एंड्स, तो आप पैलिंड्रोम को कट करके दिखा के बता सकते हो कि द सीक्वेंस विच आर अनपेयर्ड आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। एंड स्टिकीनेस किसके लिए है, कि ताकि ये फैसिलिटेट हो जाए एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज से, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके पेयर तो करेंगे, साथ में स्टिकीनेस होने की वजह से लाइगेज इन्हें जल्दी से सील करके एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगी। अब हम देखें तो ये एक डायग्राम भी दे रखा है विच इज शोन ओवर हेयर, जिसमें फॉरेन डीएनए ब्लू से दिखा रखा है, वेक्टर डीएनए रेड से दिखा रखा है। दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस किया है ताकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री कट आए, वेक्टर डीएनए में और फॉरेन डीएनए में स्पेसिफिक पॉइंट पे, और फिर वो स्टिकी एंड जनरेट करें और दोनों आपस आसपास रखने के बाद एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना लें, और जो सर्कुलरी होगा क्योंकि हमारा वो जो डीएनए है वो किस में आके जुड़ेगा, प्लाज्मिड में आके जुड़ेगा, और फिर उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करके किसी बैक्टीरिया में डाल देंगे। दिस आर द स्टेप्स के ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने उसको बैक्टीरिया में डाल देना है। दिस इज शोन, मतलब मीडियम से हमारा वो जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में अब्सॉर्ब हो जाएगा। जब ये सेल डिवाइड होगा जिसके अंदर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, तो अपने प्रोजेनीज में भी नए बैक्टीरियाज में, यानी बाइनरी फ्यूजन के बाद 2 बैक्टीरियल सेल बनाएगा, उनमें दोनों में ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाएगा। These are the complete steps of recombinant DNA technology. Super important because आपके इस चैप्टर में recombinant DNA technology बोलो या genetic engineering बोलो, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। So this diagram 11.2 is also important. Next, we can see that you may have realized, अब हमारे पास एक fragments तो आ गए, we have got the fragments. हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट किया होगा तो हमें फ्रैगमेंट्स मिल गए होंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट भी करना पड़ेगा बिफोर अटैचिंग देम टू द वेक्टर्स। वेक्टर्स से जोड़ने से पहले हमें वो पर्टिकुलर लेंथ ऑफ जो हमारा डिजायरेबल जीन है उसके डीएनए हमें क्या करने पड़ेंगे, आइसोलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए सेपरेट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें वो आइसोलेशन और सेपरेशन के लिए एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का टेक्निक यूज करना पड़ता है, जिसमें जो भी डीएनए सीक्वेंसेस हम पाते हैं उन्हें हम जेल में रन करवाते हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नेगेटिव होता है डीएनए का भी चार्ज, और नेगेटिव टर्मिनल के पास जब डीएनए हम प्लेस करते हैं तो वो वहां से रिपेल होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से वो किसके थ्रू रन कर रहा होता है, जेल के थ्रू रन कर रहा होता है, जो हमने सीवीड यानी हमने अगर से अगरोज नाम का जेल बनाया जाता है और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस असेंबली में रखा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के वक्त, और वो एक मीडियम या मैट्रिक्स की तरह काम करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें से जो हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स, वो सीविंग इफेक्ट के थ्रू, जैसे छलनी से हम स्ट्रेनर से सीव से हम टी लीव्स अलग कर देते हैं, वी गेट टी, तो सेम वे डीएनए उसके थ्रू रन करेगा और इट गेट सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रैगमेंट्स। एंड देन अब हम इसको डीएनए क्योंकि विजिबल नहीं होता नेकेड आई से, इट्स वाइटिश, तो हम उसे देखने के लिए एक डाई से भी उसे स्टेन करते हैं डीएनए को, जिसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, एंड ईटीबीआर इसका शॉर्ट फॉर्म है। और जब इसको हम यूवी चेम्बर में रन करे हुए फ्रेगमेंट्स को जब एक्सपोज करते हैं तो हमें ये जेल के ऊपर कैसे दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के हमें दिखते हैं, कलर ऑरेंज कलर बैंड्स हमें दिखते हैं, राइट, आफ्टर एक्सपोजर टू द यूवी रेज।
एंड हम लास्ट में इनको जेल पीस से कट करके अलग भी कर सकते हैं. दिस स्टेप ऑफ कटिंग दीज फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू अवर साइज इज नोन एज इल्यूशन. ठीक है, इल्यूशन इसे कहा जाता है. एंड अब हम इन फ्रेगमेंट्स का यूज किसी भी वेक्टर में ज्वाइन करके क्लोनिंग वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज कर सकते हैं. नाउ वी कैन यूज दिस फ्रेगमेंट ऑफ अवर डिजायरेबल जीन टू कंस्ट्रक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो आज की क्लास हमारी यहीं तक. एंड आई होप आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थ्रू एनसीईआरटी समझ में आ गया होगा. एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आल्सो, दिस डायग्राम आल्सो यू हैव टू लर्न. And we will again meet in our next video and learn from NCERT as well as study. Self-study is very important for understanding of the topics. So for understanding the topics, you have to give your own efforts and that is very important. कोई भी टॉपिक आपको मैं जब समझाऊं उसके बाद आप खुद से भी पढ़ो, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, तभी आपको समझ में आएगा. Okay, so it should be an active process. And with this, I am going to wish you good luck for your term 2 exams and make proper notes and keep on the good work. Thank you.